इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं API Q1 10th एडिशन का क्लॉज नंबर 1 2 3। ओके। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career। मोनोग्राम को इस स्टैंडर्ड के बाद में समझाऊंगा, क्योंकि मोनोग्राम का अभी इसमें ज़रूरत नहीं है। मोनोग्राम का जब सारे क्लॉजेज आपको समझ में आ जाएंगे, उस मोनोग्राम के लिए अलग से अनेक्सर दे रखा है इस स्टैंडर्ड में। उस अनेक्सर के साथ में आपको मोनोग्राम लाइसेंस के बारे में बताएंगे। तो तीसरा जो क्लॉज है वो है आपका टर्म्स एंड डेफिनेशन। तो टर्म्स एंड डेफिनेशन में पहला जो डेफिनेशन बताई गई है वो बताई गई है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी अप्लाइड टू प्रोसेस और प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स। आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन में जो टॉलरेंस दे रखी है या मशीनिंग पैरामीटर जो होते हैं, जिस प्रोसेस से पार्ट निकाला जा रहा है उसमें जो प्रोसेस पैरामीटर होते हैं, जैसे करंट की रेंज कितनी होनी चाहिए, वोल्टेज की रेंज कितनी होनी चाहिए, एयर प्रेशर का स्पेसिफिकेशन कितना होना चाहिए, कूलेंट की डेप्थ, मशीनिंग का काम है तो कट ऑफ डेप्थ कितनी देनी चाहिए, अगर आप वेल्डिंग करते हो तो करंट वोल्टेज कितना होना चाहिए, ठीक है, पेनिट्रेशन कितना आना चाहिए प्रोडक्ट में। तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहलाता है। ठीक है। अगर आपका प्रोसेस और प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में है तो इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी ओके है और आपका प्रोसेस कंट्रोल में है। 3.1.2 नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन। ये टर्म्स एंड डेफिनेशन आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है। इंडस्ट्री में इन डेफिनेशन के बारे में हर कोई पूछ लेता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेता है। जब तक ये डेफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस स्टैंडर्ड को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन का मतलब है डायमेंशन थ्रू मॉनिटरिंग और मेजरमेंट दैट द प्रोडक्ट कन्फर्म टू स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। तो एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन में जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है उसको आप कैसे कन्फर्म करोगे? मेजरमेंट के द्वारा। ठीक है। आप मेजरमेंट के द्वारा जो आपकी ऑब्जर्वेशन आ रही है, अगर वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में है, जो टॉलरेंस दे रखी है प्रोडक्ट में, इसका मतलब है वो आपका प्रोडक्ट ठीक है, तो उसे एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन बोला जाता है। और एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन में जैसे सैम्पलिंग प्लान वगैरह भी आ जाते हैं। सुबह सुबह आप जॉब सेटअप करते हो मशीन पे, मान लो कोई पार्ट आपका डाई लोड हो गया मशीन पे, उस पर कोई पार्ट बन रहा है, या कोई आपका कोई वेल्डर स्टार्टिंग कर रहा है मशीन को, वेल्डिंग की मशीन को, और पहला पार्ट बना के वो पार्ट क्वालिटी वाले को चेक करवा रहा है। तो क्वालिटी वाला पूरे क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ में चेक करेगा, सारे पैरामीटर विजुअली भी चेक करेगा, पेनिट्रेशन भी चेक करके देखेगा, उसका सारा कुछ चेक करके देखेगा। अगर वो ठीक है तो ही वो ऑपरेटर को गो हेड देगा चेक करने के लिए। ओके। तो ये सारी एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन। अब आपने पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन करनी है प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद में, तो हर 2 घंटे पे 1 घंटे पे जा कर के 2 पार्ट चेक करो या 3 पार्ट चेक करो। ये सारी चीज़ें कंट्रोल प्लान में लिखी जाती हैं। ठीक है। तो आपकी कंपनी में कंट्रोल प्लान यूज़ होता है नहीं होता? नहीं नहीं, अभी नहीं। क्यों नहीं यूज़ होता यार? कंट्रोल प्लान यूज़ होता होगा, पूछना जा करिए कल। तो कंट्रोल प्लान में लिखा रहता है प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन एंड आपका प्रोसेस पैरामीटर। SOP नहीं लिखा रहता? SOP WI नहीं डिस्प्ले होते आपकी कंपनी में? जो पेट्रोल इंस्पेक्शन होता है हमारे यहाँ अभी वो नहीं चलता, क्वालिटी मेरे लोग हैं नहीं, 2 ही लोग हैं सिर्फ। हाँ तो वो ठीक है, मगर आप क्वालिटी जो भी मान लो आपकी वेल्डिंग होती है तो वेल्डिंग पे प्रोसेस कंट्रोल सीट डिस्प्ले कर रखी है नहीं कर रखी? कि ऑपरेटर के लिए दिखाने के लिए वोल्टेज कितना रखना है, करंट कितना रखना है, ये सारी चीज़ें आपने SOP नहीं बना रखे, मशीन पर डिस्प्ले नहीं कर रखे हैं?
नहीं बना रखी है, पर एक जो बोर्ड चार्ट पेपर लगता है ना, जो हाँ हर डिपार्टमेंट वाइज, हाँ। वो अभी नहीं लगे हुए हैं। तो उनको लगाना लगाना। जब मैं आपको डॉक्यूमेंट, एक सैम्पल डॉक्यूमेंट बना के दूंगा, उसी डॉक्यूमेंट पे आपको अपने प्रोसेस वाइज एसओपी बनाने ला, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देना ठीक है। सबको। ठीक। तो एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन का मतलब है जो भी आपका एसओपी में या प्रोसेस कंट्रोल शीट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको मेजरमेंट करना है। अगर आपका रिजल्ट ओके है तो वो एक्सेप्टेंस इंस्पेक्शन कहलाता है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ कैलिब्रेशन का मतलब बता रहा है प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन टू ए स्टैंडर्ड ऑफ नॉन एक्यूरेसी, कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट अगेंस्ट TMMDE। TMMDE का मतलब है टेस्टिंग, मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन इक्विपमेंट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड इफ एप्लीकेबल मेकिंग नीडेड एडजस्टमेंट। तो कैलिब्रेशन का मतलब है टेक्निकली इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी चेक करना। आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है कि नहीं है। सपोज़ करो आपका जो वर्नियर कैलिपर है वो आप अपने शॉप फ्लोर में यूज़ करते हो मेजरमेंट के लिए, और उसका लीस्ट काउंट है 0.02, ठीक है। अब आपको हम्म। कैसे पता लगेगा इसके अंदर वेरिएशन है कि नहीं है? तो जब आप मेजरमेंट से रिलेटेड एक क्लॉज आएगा, मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट ओके है कि नहीं, आप खुद ही चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मेरे इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो आप उसको एडजस्टमेंट कर सकते हो तो खुद करो, नहीं तो बाहर से कैलिब्रेशन कराना पड़ेगा। तो कैलिब्रेशन जो एजेंसीज होती हैं उन्हें हम इंस्ट्रूमेंट को हर 6 महीने में, 1 साल में देना होता है कैलिब्रेशन कराने के लिए। कैलिब्रेशन करने का मतलब ही ये होता है इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करना, क्या इंस्ट्रूमेंट अभी भी अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। पता लगे इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया और आप उसी से ही चेक करने में लगे हुए हो। नेक्स्ट है 3.1.4 कॉम्प्लाइंसेस। कॉम्प्लाइंसेस का मतलब होता है रूल्स, ठीक है, रिक्वायरमेंट, एक्ट ऑफ सेटिस्फाइंग वर्ब दैट स्टेटस ऑफ हैविंग सेटिस्फाइड लीगल रिक्वायरमेंट। तो कंप्लायंसेस का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, ओके, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एपीआई के स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं उससे रिलेटेड, और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उससे रिलेटेड। जैसे आपकी जो जिस रॉ मटेरियल से आप जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट बनाते हो, उस रॉ मटेरियल में अगर हार्मफुल केमिकल है जिनको हम रिपोर्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं, जैसे लेड हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फेट हो गया, क्रोमियम, बोरोन, ये क्या है, रिपोर्टेबल सब्सटेंस है। ये ऐसे केमिकल हैं अगर रॉ मटेरियल में इनकी मात्रा अगर ज़्यादा मिले तो ये स्लो पॉइजन का काम करते हैं, जो भी इनके साथ काम करे, जो भी जहाँ पर भी इनको यूज़ किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ केमिकल कंपोजिशन की एक वैल्यू डिफाइन की गई है, उस वैल्यू से ज़्यादा अगर मिलता है वो केमिकल कंपोजिशन टेस्टिंग कराने पर, तो कस्टमर आपके उस प्रोडक्ट को होल्ड कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट रूल। तो ऐसे रूल जो कि लीगली होते हैं, और जैसे आपकी कंपनी खुली हुई है और लोगों का ईएसआई नहीं काटती, पीएफ नहीं काटती है, तो अगर एम्प्लॉयज़ ने कंप्लेंट कर दी तो आपकी कंपनी में क्या हो सकता है, छापा लग सकता है। तो इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लायंसेस, जो कि कंपनी को हर हालत में करना ही पड़ता है। पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट लेना होता है कंपनी को, ये भी लीगल कंप्लायंसेस में आता है जब कंपनी बना करके खड़ी की जाती है तो, ओके। ठीक। फैक्ट्री लाइसेंस लिए जाते हैं, जिस एरिया में कोई ओनर फैक्ट्री बनाता है, फैक्ट्री एरिया में, तो उसको फैक्ट्री का लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सारी कंप्लायंसेस कहलाती हैं और इनको बोलते हैं लीगल रिक्वायरमेंट। क्रिटिकल क्या होता है? मैं क्रिटिकल का मतलब वैसे बता देता हूँ पहले दूसरी लैंग्वेज में। क्रिटिकल का मतलब ये होता है, अगर मैं प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करूँ तो प्रोडक्ट की ऐसी डायमेंशन जो फिटमेंट से रिलेटेड होती है उसे क्रिटिकल डायमेंशन बोलेंगे। अगर प्रोसेस का ऐसा कोई पैरामीटर जो क्रिटिकल है, अगर वो स्पेसिफिकेशन से आउट चला गया तो प्रोडक्ट ख़राब बनेगा। जैसे वेल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, वेल्डिंग में वोल्टेज
वोल्टेज आपका 20 से 25 वोल्ट होना चाहिए लिखा हुआ है, अगर वही आपका 12-13 वोल्ट हो जाए या 50-60 वोल्ट हो जाए तो उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा। हायर वोल्टेज हो जाएगी तो पार्ट आपका जलने लग जाएगा, ब्लो होल आ जाएगा पार्ट में। ओके, अगर आपका करंट क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगा ना, तो आपका पार्ट में ब्लो होल आने लग जाएंगे। तो प्रोसेस के ऐसे पैरामीटर अगर उनका स्पेसिफिकेशन आउट हो जाएगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तो उन्हें क्रिटिकल पैरामीटर बोलेंगे प्रोसेस के। और अगर डायमेंशन की बात करें प्रोडक्ट की जो फिटमेंट से रिलेटेड होती है तो उसे क्रिटिकल डायमेंशन बोलेंगे। और दूसरा टेक्निकल नाम है क्रिटिकल टू क्वालिटी, CTQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी। और देखो क्या कह रहा है ये, डीम्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और कस्टमर to be of significant importance and requiring specific action। तो प्रोडक्ट हो या प्रोसेस हो, जो क्रिटिकल पैरामीटर है जो सेफ्टी से रिलेटेड फिटमेंट से रिलेटेड है वो किस में आते हैं, क्रिटिकल पैरामीटर में आते हैं। डिलीवरी क्या होता है, व्हाट इज डिलीवरी, पॉइंट इन टाइम एट विच द एग्रीड ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप टेक्स प्लेस। मान लो आपके यहाँ पे ऑर्डर आया, 500 पार्ट का शेड्यूल आया और उसने बोला कि मेरे को अभी शाम तक डिलीवरी चाहिए, आपने उसको अगर दे दिया शाम तक तो इसका डिलीवरी आपका 100% हो जाएगा कि आपने ऑन टाइम में डिलीवरी दे दिया। क्योंकि जो कस्टमर होते हैं सप्लायर का परफॉर्मेंस रेटिंग कैलकुलेट करके देते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे सप्लायर का परफॉर्मेंस रेटिंग कैलकुलेट किया जाता है, क्वालिटी के बेस पर, डिलीवरी के बेस पर। ओके, तो डिलीवरी का मतलब यही होता है कस्टमर को उसके टाइम के अकॉर्डिंग और PO के अकॉर्डिंग क्वांटिटी बना के देना। परचेज ऑर्डर में सारी चीज़ लिखी होती है, शेड्यूल क्वांटिटी, डिलीवर डेट, एवरीथिंग। डिज़ाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, DAC, रिक्वायरमेंट अप्लाइड। तो DAC क्या होता है, रिक्वायरमेंट अप्लाइड टू कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है पैरामीटर, प्रोडक्ट के जो पैरामीटर होते हैं प्रोसेस के पैरामीटर होते हैं, यानी प्रोडक्ट की जो डायमेंशन होती है उन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल, प्रोडक्ट और कंपोनेंट टू अचीव कंफर्मिटी टू द स्पेसिफाइड डिज़ाइन रिक्वायरमेंट और रिक्वायर्ड डिज़ाइन परफॉर्मेंस। तो डिज़ाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब ये है जो कस्टमर अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है, आपको जब वो ड्राइंग बना के देता है सप्लायर को, क्या इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको हमें हमारा पार्ट बना के देना है, तो उस ड्राइंग में जो भी टॉलरेंस दे रखी होती है प्रोडक्ट की डायमेंशन के ऊपर, वो डिज़ाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कहलाता है। वो जो प्रोडक्ट की डायमेंशन पर जो टॉलरेंस दे रखी है वो, और प्लस उससे रिलेटेड जो टेस्टिंग वगैरह जो बताया है कि हमारा प्रोडक्ट तभी कन्फर्म माना जाएगा, यानी ओके माना जाएगा जब सारी टेस्टिंग वगैरह और मेजरमेंट वगैरह सारी इसकी ओके होंगी। क्योंकि जब ड्राइंग के अकॉर्डिंग पार्ट बना के दोगे तो सारी जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो सारी आपको फुलफ़िल करके देनी होंगी ना। तो कैसे फुलफ़िल करके देनी होंगी, जो भी उसकी डिज़ाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसने बताया है। तो ये बता रहा है नोट 1 में, DAC कैन बी इक्वल टू MAC। MAC की क्या मतलब था वहाँ पे, तो DAC कैन बी इक्वल टू MAC, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो मैं आपका जो डिज़ाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो रहेगा वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यानी जिस मशीन से आप उस प्रोडक्ट को जो निकालोगे, उस प्रोडक्ट को बनाते समय क्या क्या मशीनिंग पैरामीटर आपको कंट्रोल करने हैं, उन्हें हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। या मैन्युफैक्चरिंग जो किया जाएगा प्रोडक्ट की ड्राइंग के अकॉर्डिंग किया जाएगा, यानी जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन हमको ड्राइंग में दे रखी है, ठीक है, यानी डिज़ाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो हमें दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना है। नोट 2 क्या कह रहा है ये, रिक्वायर्ड डिज़ाइन परफॉर्मेंस इज़ ऑफन स्टेटेड इन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। सो डिज़ाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जो मैंने अभी आपको बताया ड्राइंग में जो डायमेंशन दे रखी होती है टॉलरेंस के साथ में, उसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। और दूसरे फॉर्म में क्या बोल सकते हो, डिज़ाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। 3.1.8
डिज़ाइन वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्रूविंग ए डिज़ाइन बाय टेस्टिंग टू डेमोस्ट्रेट दैट द प्रोडक्ट कन्फर्म टू डिज़ाइन रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्म्स एज इंटेंडेड। तो डिज़ाइन वैलिडेशन का मतलब ये होता है, जब आप कस्टमर ने जो ड्राइंग आपको दिया है, ठीक है, उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोडक्ट को, आपने अपने प्रोसेस को डिज़ाइन कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरा बिल्डअप हो गया, आपका बन के तैयार हो गया, आप उसको वैलिडेट करोगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। तो वैलिडेट जब किया जाता है तो कंप्लीट 100% उसका इंस्पेक्शन भी किया जाता है पार्ट का, और जो टेस्टिंग रिलेटेड जो बताई गई है, टेस्टिंग के इस पार्ट में ये टेस्ट करना है, जैसे वेल्डिंग के पार्ट में आपको पेनिट्रेशन का टेस्ट करना है, ठीक है, या कोई फंक्शनल टेस्ट है किसी ड्रिलिंग इक्विपमेंट में जो आप बनाते हो कि उसके हमको हार्डनेस टेस्ट करनी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है, या कोई फंक्शनल टेस्ट करना है, तो सारे टेस्टिंग कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को मीट करना चाहिए और प्रोडक्ट की सारी डायमेंशन कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को मीट करना चाहिए। तो ये बोला जाता है वैलिडेशन, डिज़ाइन वैलिडेशन, ठीक है। कस्टमर जब ड्राइंग किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन बना के तैयार करता है तो एक प्रोटोटाइप पार्ट बनाता है। उस प्रोटोटाइप पार्ट में ये देखता है कि हमने जो इनपुट क्राइटेरिया जो रखा है अपने प्रोडक्ट के लिए, उस प्रोडक्ट को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने जो प्रोसेस डिज़ाइन किया है, टूल वगैरह बनाए हैं, एसओपी तैयार करे हैं, पैरामीटर डिफ़ाइन किए हैं, फिर आप प्रोडक्ट को बना के देखोगे। प्रोडक्ट अगर आपका कस्टमर की ड्राइंग के अकॉर्डिंग है, सारी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तो आपका प्रोसेस वैलिडेट हो गया, ठीक है, कस्टमर की ड्राइंग के अकॉर्डिंग। डिज़ाइन वेरिफिकेशन। तो डिज़ाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ एग्जामिन डिज़ाइन आउटपुट टू डिटरमाइन कन्फर्मिटी विद स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। तो डिज़ाइन वेरिफिकेशन का मतलब है आपको एग्जामिन करना है, यानी आपको टेस्टिंग करनी है, प्रोसेस की पार्ट की इंस्पेक्शन करनी है पूरी। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मतलब यही है। वैलिडेशन में हम पार्ट को टेस्टिंग का, उसकी जो टेस्टिंग वगैरह होती है, फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है, या उसका कोई भी ऐसा फिटमेंट से रिलेटेड कोई टेस्टिंग है, फंक्शनल से रिलेटेड कोई टेस्टिंग है, सेफ्टी से रिलेटेड कोई टेस्टिंग है, तो वो सारी टेस्टिंग के थ्रू वैलिडेट किया जाता है प्रोडक्ट। और जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जब उसका लेआउट इंस्पेक्शन किया जाता है, 100% इंस्पेक्शन की जाती है फाइनल फिनिश पार्ट की, तो उसे कहते हैं वेरिफिकेशन। अगर आपका प्रोडक्ट ड्राइंग के अकॉर्डिंग परफेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो वो कहलाएगा आपका वेरिफिकेशन। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर quantifiable measures that an organization uses to gauge और compare performance। तो KPI का मतलब ही यही है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी ऑब्जेक्टिव, जो आपको अपने डिपार्टमेंट के लिए जो KPI दे रखे हैं, टारगेट, जैसे आपको बोल रखा है भाई कस्टमर कंप्लेंट 0 होना चाहिए हर महीने, तो ये आपका KPI हो गया। अगर आपको बोल रखा है रिजेक्शन परसेंटेज हमारा 0.5 से नीचे रहना चाहिए, मैक्सिमम 0.5 तक चलेगा, तो आपका रिजेक्शन के लिए 0.5 का आपको क्या मिल गया, टारगेट, कि ये KPI है, इससे ज़्यादा जाएगा तो आपको मैनेजमेंट जवाब मांगेगा, ठीक है। कई बार कस्टमर पे भी बोला जाता है, कस्टमर एंड पे आपको 0 रिजेक्शन रखना है, या जितना PPM रखना है, 500 PPM रखना है, 100 PPM रखना है, कस्टमर आपको टारगेट दे देता है कि कितना रिजेक्शन वो टॉलरेट कर सकता है। तो ये जो टारगेट्स होते हैं उन्हें KPI बोला जाता है। ऐसे ही मेंटेनेंस वालों का टारगेट सेट कर दिया जाता है कि आपका ब्रेकडाउन, आपका महीने में 3 ब्रेकडाउन एक्सेप्टेबल है, 3 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, या फिर 0 ब्रेकडाउन का वो टारगेट दे देते हैं मेंटेनेंस वालों को, तो ये उनका KPI हो गया। प्रोडक्शन वालों को KPI दे देते हैं कि आपका 100% प्रोडक्शन होना चाहिए एज़ पर कस्टमर डिमांड, तो आप उसकी एफिशिएंसी का दे देते हैं, 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए प्रोडक्शन की। तो ये जो परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर होते हैं जिनसे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, उन्हें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं, और इनको आप ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। लीगल रिक्वायरमेंट, अभी जैसे बताया था, लीगल रिक्वायरमेंट किसके अंदर आता है, कॉम्प्लाइंसिस में। स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं
जैसे भाई मैंने ESIPF का बताया, मटेरियल का कंपोजिशन का बताया, फैक्ट्री लाइसेंस का बताया, ये सारे लीगल रिक्वायरमेंट में आते हैं। मैनेजमेंट, ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन विद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कंट्रोल ऑल और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD की फुल फॉर्म यही रहती है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब क्या है कि ऐसा कोई पर्सन जो अपनी कंपनी को क्या करता है, मैनेज करता है और डायरेक्ट करता है। क्या करता है? मैनेज करना और डायरेक्ट करना। डायरेक्ट का मतलब लोगों को वो कंट्रोल भी करता है और लोगों को टारगेट सेट करके देता है कि आपको कैसे काम करने हैं, आपको कैसे आपको कैसे अपनी टीम को मैनेज करना है, कंपनी को आगे कैसे बढ़ा के ले जाना है। तो ये फ्यूचर टारगेट को सेट करना, उनको अचीव करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके चलना, ये सारी चीज़ कहलाता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को जो हैंडल करने वाले जो लोग होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट के लोग कहलाते हैं। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, CEO हो गया, COO हो गया, ये सब लोग समझ आ गया ठीक रजनीश? ठीक ठीक ठीक। मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या कहलाता है? तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट अप्लाइड टू करेक्टरिस्टिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ दोज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल्स, प्रोडक्ट और कंपोनेंट टू अचीव कन्फर्मिटी टू डिज़ाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड अदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? आपने जो प्रोसेस के जो पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं, करंट कितना होना चाहिए, वोल्टेज कितना होना चाहिए, ठीक है, आपका उसका गैस फ्लो कितना होना चाहिए वेल्डिंग करते समय, ये सारे पैरामीटर हम कैसे सेट करते हैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग। और प्रोडक्ट की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? डिज़ाइन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जो ड्राइंग में हमको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दे रखा है, उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस के पैरामीटर हम सेट करते हैं उन्हें बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो हम पार्टों को चेक करते हैं, हर 2 घंटे में चेक करेंगे या फिर हम 100% चेक करेंगे, या जॉब सेटअप के टाइम पे कितने पार्ट चेक करेंगे, कितने पार्ट चेक करने हैं, कब करने हैं, कौन करेगा, कितने कितने पार्ट चेक करेगा, ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। ठीक है। 3.1.4 कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर नहीं, सॉरी, आउटसोर्स। तो 3.1.14 तो 3.1.14 में बता रहा है ये फंक्शन और प्रोसेस दैट इज परफॉर्म्ड बाय एन एक्सटर्नल सप्लायर और बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आउटसोर्स कौन होते हैं? जो ऐसी कंपनी जो कि आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आप कहीं से बाहर से मटेरियल खरीद रहे हो या मटेरियल आप कहीं बाहर से आप बनवा रहे हो, तो वो आउटसोर्स कहलाता है। ठीक है। BOP पार्ट, जिनको हम टेक्निकली बोलते हैं BOP, बॉट आउट पार्ट। तो जितने भी बॉट आउट पार्ट का मतलब क्या होता है? आउटसोर्स के जो पार्ट हैं वो आप बाहर से जो कैलिब्रेशन कराते हो तो वो भी आउटसोर्स सर्विस कहलाएगी। कुछ आप कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कंपनियां बाहर के कॉन्ट्रैक्ट से मैन पावर ले लेती है ठेकेदारों से, वो भी आउटसोर्स के अंदर कवर होते हैं। ठीक है। तो कंपनी जो भी आप सर्विस बाहर से लेते हो प्रोडक्ट से, मैन मशीन मटेरियल से रिलेटेड, वो सारे आउटसोर्स कहलाते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? इसे कहते हैं हम शेड्यूल बेस्ड मेंटेनेंस। शेड्यूल बेस्ड मेंटेनेंस का मतलब यह है आपको अपनी मशीन की, टूल की सर्विस करनी है टाइम टू टाइम। तो क्या बता रहा है ये? सिस्टमैटिक सर्विसिंग ऑफ इक्विपमेंट, मशीन और फैसिलिटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेटिंग कंडीशन। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में यही है कि शेड्यूल बेस्ड मेंटेनेंस, आपको प्लानिंग करनी होती है। मेंटेनेंस वाले एक प्लान बना लेते हैं कि मेरे पास 20 मशीन है, तो अप्रैल के महीने में 2 मशीनों का करूँगा, मई के महीने में 2 मशीन का करूँगा। इस तरीके से प्लान बना लेते हैं वो मेंटेनेंस का। और मेंटेनेंस करने का मेन क्या मतलब है कि मशीन अच्छी तरीके से चले, उनको ब्रेक डाउन ना आए और इनकी लाइफ अच्छी तरीके से बनी रहे। तो इसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। यानी पहले ही मेंटेनेंस कर देना, ब्रेक डाउन होने से पहले। प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको।
प्रोसीजर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी काम को करने की सारी गाइडलाइन लिखी होती हैं। अब जैसे मैं बोलूँ आप क्या काम करते हो, कि आप बोलोगे सर मैं वेल्डिंग शॉप हैंडल करता हूँ, वेल्डिंग शॉप का मैं सुपरवाइज़र हूँ। तो मैं आपको बोलूँ कि आपने वेल्डिंग का प्रोसीजर बना रखा है, एसओपी बना रखा है, तो आप बोलोगे बना रखा है। तो एसओपी क्या होता है, ऑपरेटर कैसे काम करता है स्टार्टिंग से लेकर के फिनिश तक। मटेरियल लेगा, मशीन को स्टार्ट करेगा, पैरामीटर सेट करेगा ठीक है। वेल्डिंग करने से पहले पार्ट को साफ़ करेगा, वेल्डिंग करने के बाद खुद चेक करेगा, क्वालिटी वाले से चेक करवाएगा, ठीक है। क्वालिटी वाले उसको अप्रूव कर देते हैं, देन उसको मशीन को चलाना स्टार्ट करेगा, बीच बीच में उस पैरामीटर को चेक करेगा। जो वर्क इंस्ट्रक्शन होती है ना, क्या क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है काम करते समय, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर के अंदर आती हैं। यानी कंप्लीट गाइडलाइन टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को बोला जाता है प्रोसीजर, और इसको हम एसओपी भी बोल देते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें डेफिनेशन में, ऑर्गेनाइजेशंस डॉक्यूमेंटेड मेथड फॉर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू अचीव कन्फर्मिटी टू स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपने शॉप फ्लोर में डिस्प्ले करो वो सारे कंट्रोल्ड होनी चाहिए। आपको मैं कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर पढ़ाऊंगा कि डॉक्यूमेंट का नंबर कैसे देना है, फॉर्मेट नंबर, और आप उसको कंट्रोल कैसे करोगे। कंट्रोल करने का मतलब यही होता है, अगर आपने कंट्रोल की स्टैंप लगा दी डॉक्यूमेंट के ऊपर और शॉप फ्लोर में डिस्प्ले कर दिया, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, कोई एडिशन वगैरह उसमें नहीं कर सकता है, जब तक आप उसमें खुद अपनी तरफ से कोई एडिशन या डिलीशन नहीं करोगे। तो कंट्रोल करने का मतलब यही रहता है कि आपने वो डॉक्यूमेंट फ्रीज कर दिया, सारी एक्टिविटी फ्रीज हो गई। तो यह बता रहा है नोट 1 में, डेफिनेशन वाज प्रीवियसली आइडेंटिफाइड एज ए कंट्रोल फीचर। वहाँ पहले प्रोसीजर की जगह पे कंट्रोल फीचर का यूज़ होता था, अब यहाँ पे प्रोसीजर वर्ड आ गया है कंट्रोल फीचर की जगह पे। नोट 2 में क्या कह रहा है, प्रोसीजर कैन बी इन मैनी फॉर्म लाइक वर्क इंस्ट्रक्शन, फ्लो डायग्राम एंड मैनुअल, ठीक है। तो किसी भी काम को कैसे किया जाता है, बस आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि खाली प्रोसीजर के फॉर्म, आपका कोई स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बताया कि प्रोसीजर को ऐसे बनाना है, कैसे बनाना है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई आपका ऑपरेटर काम कैसे करता है, तो 10-12 लाइन लिख दो उसके बारे में, कैसे कैसे काम करना है, उसको कंट्रोल कॉपी का स्टैंप लगा दो, डॉक्यूमेंट नंबर दे दो, डिस्प्ले कर दो, हो गया आपका वो प्रोसीजर, ठीक है। तो प्रोसीजर का फिर भी हम जो आपको समझाएंगे एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ में समझाएंगे, कि ताकि उनको लगे किसी को भी हमें अच्छी तरह अच्छे प्रोसीजर बना रखे हैं। तो यहाँ बता रहा है वो प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कोई भी फिजिकल आइटम और आउटपुट ऑफ द प्रोसेस। आपको ये पूछे कि जैसे वेल्डिंग तो एक प्रोसेस हो गया, वेल्डिंग होने के बाद जो पार्ट आप असेंबल करोगे वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, उसको हम प्रोसेस आउटपुट जो है प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इसकी मैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, आउटपुट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडेड टू प्रोवाइडेड टू ए कस्टमर। कस्टमर ने जो भी आपको ड्राइंग दी है उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोसेस डेवलप किया, पार्ट बना के दिया, वो जो पार्ट है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। नोट क्या कह रहा है, एज यूज्ड इन दिस डॉक्यूमेंटेड द टर्म प्रोडक्ट कैन इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोडक्ट रिलेटेड टू एक्टिविटीज सच एज सर्विसिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक्स। प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीज़ आती है, ठीक है। आप स्टोर के कहीं पे आप स्टोर लोगे, वेयर हाउस लोगे, तो वहाँ पर भी प्रोडक्ट रखे जाते हैं। लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्ट जिसके द्वारा आप जो है प्रोडक्ट भेजोगे ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, उसको भी प्रोडक्ट में डाल दिया इन्होंने, ठीक है। कोई भी सर्विस वगैरह करवाते हो बाहर से, कोई आउटसोर्स एजेंसी आप हायर करते हो, तो वहाँ से कुछ ना कुछ करवाओगे, कैलिब्रेशन वगैरह करवाओगे, इसको भी इसने क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है। तो वैसे मोटा बात यहाँ पे जो टेक्निकल वर्ड इधर होना चाहिए, प्रोडक्ट का मतलब सिंपल फॉर्म है एक लाइन की, प्रोसेस का जो आउटपुट है वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। 3.1.8 प्रोडक्ट रियलाइजेशन, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड और
इंटरएक्टिंग एक्टिविटीज़। तो प्रोडक्ट रियलाइजेशन का मतलब ये होता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते समय कौन कौन से प्रोसेस को आप यूज़ कर रहे हो। तो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ फ्रॉम इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइक फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट तक, यानी फाइनल इंस्पेक्शन तक। ये जो भी आप प्रोसेस करते हो प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो कहलाता है प्रोडक्ट रियलाइजेशन, और इसको हम प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो प्रोसेस की डेफिनेशन यही होती है, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट। तो जो हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, रॉ मटेरियल से जो भी प्रोसेसेस वगैरह करेंगे फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे टेक्निकली कहलाता है प्रोडक्ट रियलाइजेशन। रिमोट असेसमेंट कंडक्टेड बाय पर्सन नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट द लोकेशन बीइंग असेस्ड। रिमोट असेसमेंट का मतलब क्या है, इसको वैसे हम बोलते हैं वर्चुअल ऑडिट। जैसे आपका सप्लायर है चेन्नई में और आप बैठे हुए हो दिल्ली में, तो आपको चेन्नई नहीं जाना है ऑडिट करने के लिए, तो आप उसको वर्चुअल ऑडिट कर लो, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट उससे ऑनलाइन देख लो उसका ऑनलाइन, या फिर आप उसको सारे शॉप फ्लोर को विजिट कर लो ऑनलाइन। तो ये कहलाता है रिमोट असेसमेंट। फिजिकली आप वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है ऑडिट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, रिस्क। रिस्क इज ए सिचुएशन और circumstances that has both probability of occurring and a potentially negative consequences। तो रिस्क का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस यानी नेगेटिव इम्पैक्ट। जब आप वेल्डिंग करोगे या कोई भी मशीनिंग प्रोसेस आप करोगे, उसमें जो भी डिफेक्ट आएंगे, जो भी त्रुटिज़ आएंगी, वो सारी क्या है, रिस्क है वो, ठीक है। तो वो रिस्क हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट डालेगी, कस्टमर पे इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव, और सप्लायर यानी हमारे ऊपर जो मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसे बोला जाएगा रिस्क। सर्विसिंग मीन्स मेंटेनेंस करना, मेंटेनेंस एडजस्टमेंट एंड रिपेयर एंड परफॉर्म्ड ऑन ए प्रोडक्ट आफ्टर डिलीवरी एंड ऑन साइट इंस्टॉलेशन। तो सर्विसिंग का मतलब क्या होता है, कोई ख़राब पार्ट आपका हो गया है, बन गया है, तो आपने बाहर से जो बंदा बुलाया है ठीक कराने के लिए, वो सर्विसमैन कहलाएगा। आपकी मशीन पे जो मेंटेनेंस किया जाता है, मेंटेनेंस के द्वारा जो, जैसे अभी मैंने बताया था, कोई आपका ब्रेक डाउन हो गया तो आपने सर्विस करने के लिए बंदा बुला लिया। कोई आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी सर्विसिंग के अंदर आता है। तो सर्विसिंग का मतलब ये होता है मेंटेनेंस ऑफ मशीन टू प्रिवेंट दी ब्रेक डाउन। सप्लाई चेन क्या होता है, सप्लाई चेन सप्लायर्स एंड एसोसिएटेड सब सप्लायर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट रियलाइजेशन। तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सप्लायर के साथ में जो सब सप्लायर जुड़े हुए हैं, आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो और प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप छोटे मोटे BOP आइटम्स अरेंज करते हो, बॉट आउट पार्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो सप्लायरों के सब सप्लायर जो आपको मटेरियल वगैरह देते हैं और उस मटेरियल से आप इन हाउस में प्रोडक्ट बना करके कस्टमर को देते हो। तो सप्लायर से लेकर के टिल मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंड ओवर टू द कस्टमर, ये सारी चीज़ें इनका अगर हम सीक्वेंस में इनको बोलें तो इसको सप्लाई चेन बोलते हैं। यानी रिसीविंग मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनली हैंड ओवर टू द कस्टमर। तो ये पूरा सीक्वेंस क्या कहलाता है, सप्लाई चेन। समझ आ गया भाई डेफिनेशन सारी, रजनीश? ठीक 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 सर।